चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब ये जो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 है, दीज आर हाईली इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है, और इनके क्वेश्चंस भी इंटर रिलेटेड होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 को बहुत ध्यान से रिवाइज करो मेरे साथ, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आई एम श्योर कि आप लोग मेरे साथ बोल बोल के रिवाइज बड़ी इजीली कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम ब्रॉडली दो चीजें पढ़ते हैं, एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट, दूसरा determination of prices using concept of revenue and behavioral principles of a producer। ठीक है ना। तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात करें, आपको ये डायग्राम याद होगा। मार्केट जो है, मार्केट बेसिकली 6 टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, रेगुलेशन, वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशन। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी अगर हम बात करें, ज्योग्राफी के बेसिस पर मार्केट 4 टाइप्स की है, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइम के बेसिस पर शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। लॉन्ग मार्केट को हम मार्केट या शैडो भी कहते हैं, और वेरी लॉन्ग में हम सेक्युलर भी कहते हैं। नेचर के बेसिस पर स्पॉट एंड फॉरवर्ड, रेगुलेशन, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, वॉल्यूम, होलसेल एंड रिटेल, एंड कंपटीशन इज परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर 3 होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ठीक है। ज्योग्राफी के बेसिस पर लोकल, लोकल मार्केट मतलब मेरी इमीडिएट विसिनिटी में, जैसे चंडीगढ़ के अंदर अगर मैं लोकल मार्केट की बात करूं तो प्रोबेबली 17 सेक्टर का प्लाजा या इलांटे मॉल, राइट, जो चंडीगढ़ की लोकल इमीडिएट विसिनिटी में है। रीजनल मार्केट वेरका, वीटा, ऐसे ब्रांड्स। नेशनल अमूल, इंटरनेशनल लंडन डेयरी, और अमूल ऑल्सो इज इंटरनेशनल, राइट। टाइम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट वो होता है जिसके अंदर सप्लाई फिक्स्ड होती है, आप चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट होता है जिसके अंदर आप सप्लाई को हल्का सा ट्वीक कर सकते हो। लॉन्ग होता है जिसके अंदर आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो विद द नीड्स ऑफ द मार्केट, एंड वेरी लॉन्ग इज वेरी एडजस्टेबल फॉर्म ऑफ मार्केट। नाउ नेचर में स्पॉट और फॉरवर्ड था। स्पॉट मार्केट मतलब अभी सामान खरीदा, अभी डिलीवरी हुई, अभी पैसा दे दिया। फॉरवर्ड मार्केट मतलब क्रेडिट पे ले लिया आपने सामान, डिलीवरी आज हो गई, पैसा बाद में दे दिया, या पैसा आज दे दिया, डिलीवरी बाद में होगी। जैसे हम लोग ई कॉमर्स के अंदर भी बात करते हैं, हम फटाफट कुछ भी मिंत्रा से मंगवाते हैं, आज पैसा दे देते हैं, डिलीवरी बाद में होती है। लेकिन ज़्यादातर स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज की मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर। रेगुलेशन, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड वी नो, वॉल्यूम वी नो, एंड कॉम्पिटिशन के ऊपर तो पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। वी विल लुक एट द डिफरेंसेस, देख ही लेते हैं एक बारी, हमने अपने नोट्स में कवर भी किए हुए हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन बात करें तो हमारे पास मार्केट के ये हैं, perfect competition, monopoly, monopolistic, and oligopoly. When we talk about perfect competition, there are many number of sellers, there are many sellers. Monopoly में there is only one seller, and monopolistic में again there are many sellers. Oligopoly में we have a few large sellers. Then we have nature of product, homogeneous, identical in perfect competition. Monopoly में highly differentiated, मोनोपोलिस्टिक में स्लाइटली डिफरेंशिएटेड, एंड ओलिगोपोली में नेचर ऑफ डिफरेंशिएशन वेरी करता है फ्रॉम द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ द कार्टेल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। उसके बाद ईज ऑफ एंट्री और एग्जिट सबसे ज्यादा इजी होती है परफेक्ट कंपटीशन में। कंट्रोल ओवर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस पे, दीज आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स। यहाँ पर करेक्शन है, मेक इट प्राइस टेकर, firm is price taker and not price maker. मोनोपोली में इट इज प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्टिक में हम थोड़ा सा प्राइस को ट्वीक कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस होता है। ओलिगोपोली में रीजनेबल कंट्रोल होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोली के अंदर लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक, एंड ओलिगोपोली में डिफरेंट इलास्टिसिटीज एट डिफरेंट लेवल। किंग द डिमांड कर्व याद करो, प्राइस लीडर जो कहेगा अगर उस पर बेचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे ऊपर ज्यादा इलास्टिक, उससे नीचे कम इलास्टिक, है ना। चलो उसके बाद आता है
एग्जाम्पल्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी इज मोनोपोली, कार, सोप, टूथपेस्ट मोनोपोलिस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल कोल्ड ड्रिंक्स आर इन ओलिगोपोली। अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, नेगेटिवली स्लोप्ड एंड किंग डिमांड कर्व। प्रॉफिट इन लॉन्ग रन हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, मोनोपोली में अबनॉर्मल हो सकते हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। यहाँ पर ओलिगोपोली में हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यस, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है जो हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमली इन लॉन्ग रन, परफेक्ट कंपटीशन में एवरी फर्म इज ऑप्टिमल इन लॉन्ग रन। मोनोपोली के अंदर सब ऑप्टिमल लेवल पर ऑपरेट कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने कहा था यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर सकती है। इन मोनोपोलिस्टिक ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऑप्टिमल लेवल पर काम करो लॉन्ग रन में, देयर कैन बी एक्सेस कैपेसिटी बिकॉज ओवर हियर अगेन द प्रोडक्ट इज हेट्रोजीनियस। फाइन, ये तो था आपकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट। लेकिन मार्केट है क्या? मार्केट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी अरेंजमेंट है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं बेटा, ये एक्सचेंज होते हैं इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्राइस जो कि डिराइव होता है फ्रॉम वैल्यू इन एक्सचेंज से। याद करो हमने दो टर्म्स पढ़े थे, एक टर्म था हमारा वैल्यू इन यूज एंड दूसरा था हमारा वैल्यू इन एक्सचेंज और इकोनॉमिक वैल्यू। वैल्यू इन यूज होता है यूजफुलनेस और यूटिलिटी से डिराइव, जबकि वैल्यू इन एक्सचेंज या इकोनॉमिक वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू गिव अप मनी और वन कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है ना। और इसी प्राइस के लिए जो प्राइस है उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अब हम चलेंगे इस कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के रेवेन्यूज हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज जो मैंने सारी यूनिट्स बेचकर पैसा कमाया। मार्जिनल है एडिशनल यूनिट बेचकर एडिशनल कितना मैं पैसा कमा रही हूँ, एंड एवरेजेस पर यूनिट ऑफ रेवेन्यू। नाउ दीज थ्री रेवेन्यूज आर बेस्ड ऑन दी थ्री पैरामीटर्स ऑफ टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तीनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं, एंड दैट रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। जब हम एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि MR is equal to average revenue into E minus 1 upon E। और मैंने आपको ये बताया था कि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस रिलेशनशिप को यूज करके डिमांड को फोकस करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में हम किस रेंज ऑफ रेवेन्यू में फॉल करेंगे। जैसे अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, विच मीन्स एक एडिशनल यूनिट बेचकर आपको फायदा ही होगा। और अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 then the marginal revenue will be negative, which means you will not earn anything additional by selling additional unit. And if your elasticity of demand for the product is 1, then the marginal revenue is 0. You are already earning the maximum total revenue. ठीक है ना। क्यों maximum total revenue है? क्योंकि marginal revenue, total revenue और average revenue का ये relationship है। रिलेशनशिप क्या कहता है? रिलेशनशिप कहता है कि कोई भी कंज्यूमर कोई भी प्रोड्यूसर मैक्सिमम रेवेन्यू से स्टार्ट होता है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और फिर वो डिक्लाइन करते चले जाते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, एंड देन इट रीचेज अ स्टेज ऑफ मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू and after that it reaches the stage of declining। आप देखो ना, जब आपका marginal revenue
जीरो है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो गया, टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन करना शुरू हो गया। सेम मैं हमेशा बोलती हूँ, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि टोटल का स्लोप मार्जिनल होता है, ठीक है ना। ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ TR, AR एंड MR इन इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, अभी तो पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज प्राइस टेकर, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग सेम चीज बेच रहे हैं, तो आपको उसी दाम पर बेचनी पड़ेगी जिस दाम पर मार्केट में वो चीज अवेलेबल है। अगर आप मार्केट प्राइस से हटकर अगर किसी प्राइस पर बेचोगे तो आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, describing that average revenue and marginal revenue are equal to the price of the product, per unit price of the product. Fine? All right. So this was about the revenue का concept. Now we will move ahead. ये देखना है डायग्राम, इसे हम देखेंगे बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में, ठीक है। बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में देखेंगे इसे, जो कि हैं ये। बिहेवियरल प्रिंसिपल कहते क्या है? पहला बिहेवियरल प्रिंसिपल कहता है फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। मतलब क्या हुआ, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, यूनिट्स प्रोड्यूस करने में मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो तरीके का खर्चा आता है, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट तो पहले से मुझे पता है कि ये ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट ही रिकवर होगा, बट मैं ये चाहता हूं कि जब मैं हर रोज एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उससे एडिशनल खर्चा जो मैं इनकर कर रहा हूं वो तो रिकवर हो यूनिट को बेच के, ठीक है ना। सो द फर्म ऑलवेज हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल इफ firm's total revenue are not enough to make good even the total variable cost. It is better to shut down, अपना ऑपरेशन टेम्परेरली बंद कर दो। In other words, a competitive firm should shut down if the price is below AVC. अगर आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, मतलब एक यूनिट बेचकर आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू मीट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट, देन यू शुड ताला मारो अपनी फैक्ट्री को एंड गो बैक होम, ठीक है ना। ओके, second principle says the firm will be making maximum profits by expanding output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost. Second principle कहता है कि अगर आपका marginal revenue marginal cost के equal है and immediately after this point आपका marginal cost increase कर जाता है तो आप maximum profit कमाओगे, ठीक है। that will be the level जहां पर आप maximum profit कमाओगे। If you have to look at it diagrammatically, तो this is the diagram. इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने दो पार्ट्स में एक डायग्राम को डिवाइड कर दिया। If you can see over here in this chart, what is happening? I have divided this entire diagram into two parts, ठीक है। जो अपर सेगमेंट है वो कॉस्ट और रेवेन्यू की बात कर रहा है और जो लोअर सेगमेंट है वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है। हमने दो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। फर्स्ट है फर्म शुड टेम्परेरली शट डाउन इट्स ऑपरेशंस इफ इट इज नॉट रिकवरिंग द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या उसका प्राइस इज जस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड इमीडिएटली जब वो नेक्स्ट यूनिट बेचेगा तो उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चला जाएगा। इट शुड शट डाउन इट्स ऑपरेशंस। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मतलब ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट जो है इज डिटरमिन्ड व्हेन MR इज इक्वल टू MC। मैंने तुम्हें कहा था जिस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है वो पॉइंट आपको बताता है कि आपका ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर दैट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट शुड राइज, ठीक है। और फिर इस लेवल ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट
हम एवरेज कॉस्ट को इक्वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम अपना एवरेज कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं। अगर हाँ तो प्रॉफिट है, अगर ना तो लॉसेस है। सो ओवर हियर ब्लू लाइन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, MC इज इन रेड विच इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस जहां पर ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, नो प्रॉफिट नो लॉस। और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट हमारे पास Q लेवल का ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट है। अब ये जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट है OQ तक, अगर आप OQ लेवल को देखो, OQ लेवल तक आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरी यूनिट प्रोड्यूस करके मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन इमीडिएटली बियॉन्ड Q लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग, मतलब मेरा प्रॉफिट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस इज द बिहेवियरल प्रिंसिपल जो हमें याद रखना है, और इसमें मैंने तुम्हें कहा भी है, सेकेंड पॉइंट को ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट और क्वांटिटी इज डिटरमिन्ड व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट राइजेस। Corresponding to this point of equilibrium, we equate ATC, average cost, and average revenue curves to determine the profitability. और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है आपका पूरा चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, उन फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट रन में कैसे अचीव करते हैं और लॉन्ग रन में कैसे अचीव करते हैं। तो दिस प्रिंसिपल, दीज टू प्रिंसिपल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शटडाउन पॉइंट पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए शटडाउन पॉइंट क्या है, शटडाउन पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कैसे बिहेव करता है, रेवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल नंबर 2, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अभी हमने देखा था, दैट इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। Correct statement is option A. In a perfectly competitive market, firms are price takers and not price makers. If a seller realizes rupees 10,000 after selling 100 units and rupees 14,000 after selling 120 units, तो marginal revenue क्या है? देखो, 100 यूनिट से 120 यूनिट, चेंज कितना आया? 20 यूनिट्स का। यहाँ पर है 10,000 और यहाँ पर है 14,000, चेंज कितना आया? 4,000 का। कैच है इस क्वेश्चन में, क्या कैच है? कैच ये है कि ये जो 4,000 रुपए है ना, ये मैंने एडिशनली अर्न किए 20 एडिशनल यूनिट्स बेचकर, लेकिन मुझे पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो पर यूनिट या कह लो एडिशनल यूनिट के हिसाब से निकलता है, और एडिशनल यूनिट हमेशा 1 होती है। ठीक है ना? तो 4,000 अगर 20 यूनिट्स के लिए हैं तो एक यूनिट के लिए क्या होगा? 200 रुपए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक्साइटमेंट में 4,000 को टिक मत कराना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इफ अ कंपेटिटिव फर्म डबल इट्स आउटपुट, इट्स टोटल रेवेन्यू डबल्स, क्योंकि रेवेन्यू की बात हो रही है और वो भी टोटल रेवेन्यू की। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट इज, अच्छा डेटा दिया है और हमसे पूछा है टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट बताओ क्या है। देखो डेटा क्वांटिटी 1 2 3, TR ऑफ थर्ड यूनिट 60, एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट पे TR क्या है? क्वांटिटी इंटू प्राइस विच इज 2 into 30। ठीक है ना? अब ये आ गया 60, दिस इज टोटल रेवेन्यू।
टोटल रेवेन्यू को अगर मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं वो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा, तो क्या है 30। मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। मार्जिनल रेवेन्यू इज नथिंग बट चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू एट n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू एट n माइनस 1 यूनिट। हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू एट फोर्थ यूनिट, तो मतलब टोटल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट। देख लेते हैं, थर्ड यूनिट का TR है 60, फोर्थ यूनिट का है 40। यस इट्स 40। ये तो गलत हो गया सो मार्जिनल रेवेन्यू तो 0 हो गया ना, मतलब नेगेटिव है, तो इट इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी रेवेन्यू एंड ऑल्सो ऑन दी फॉर्म्स ऑफ वेरियस मार्केट्स। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 10 और 11 को रिवाइज करने के लिए। चैप्टर नंबर 10 में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको समरी करवाई थी उन सब की, तो हम एक बार डायग्राम्स भी देखेंगे और समरी भी देखेंगे, बट वी विल नॉट सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10 along with questions of chapter number 11। ठीक है, लेट्स लुक एट द समरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम टॉपिक। अब इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी मैंने उनके बेसिक रिलेशंस कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई सेम रह रही है तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के अंदर देयर इज करेक्ट चेंज इन द प्राइस एज वेल एज करेक्ट चेंज इन द क्वांटिटी, देन वी विल ऑलवेज मार्क फॉर द क्वांटिटी एंड नॉट द प्राइस। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। आई अग्री दैट प्राइस इज द एसेंशियल प्राइमरी फैक्टर जिसे हम लोग डिटर्मिन करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की मार्किंग, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट, हमारे मॉड्यूल्स जो हैं उन सब के अंदर क्वांटिटी को प्रेफरेंस दी गई है रादर देन द प्राइस, राइट? So let's look at the summary now. So there are 8 categories: change in demand, change in supply. Due to these, change in equilibrium price and change in equilibrium quantity is illustrated in this table. So first category is where there is increase in demand but no change in supply. तो उस केस में क्या होगा? Equilibrium price will increase as well as equilibrium quantity will also increase. See, I always say कि it is better कि हम लोग डायग्राम बनाएं और उसके बाद इन रिलेशनशिप्स को देखें, लेकिन अगर आप इस चार्ट को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, वेल एंड गुड। सेकेंड कैटेगरी इज डिमांड विल डिक्रीज बट चेंज नहीं आएगा सप्लाई में। अब देखो डिमांड डिक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी पे भी तो असर पड़ा होगा ना, क्वांटिटी क्या हुई होगी? डिक्रीज हुई होगी। प्राइस पे क्या असर हुआ? प्राइस भी डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट इज there is no change in demand but supply has increased. अब डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई भी एक चीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो क्या होगा? क्वांटिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। सो यहाँ पर चाहे डिमांड में कोई असर नहीं आया, फर्क नहीं आया, लेकिन सप्लाई में देयर इज इंक्रीज, देयरफॉर क्वांटिटी विल इंक्रीज। व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल डिक्लाइन। नो चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस, तो क्या होगा? अब देखो सप्लाई डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो क्वांटिटी विल डिक्रीज एंड प्राइस विल इंक्रीज। इसके बाद वाला कैटेगरी नंबर 5, 6, 7 एंड 8, दीज कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई में हमने फर्दर 3 कैटेगरीज की थी। अगर आपको याद है हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि दोनों फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, और अगर दोनों फोर्सेस इंक्रीज करेंगी तो ईदर डिमांड विल इंक्रीज मोर और सप्लाई विल इंक्रीज मोर, और इंक्रीज इन बोथ दीज फोर्सेस इज इक्वल। और इक्वल के केस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था प्राइस चेंज नहीं होता। तो अगर दोनों फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है या इक्वल है, हमें इतना पता है कि क्वांटिटी तो इंक्रीज करेगी ही करेगी।
दैट इज द थंब रूल। प्राइस अलग अलग केसेस से अलग अलग वेरी कर सकता है, देयरफॉर प्राइस इज अनसर्टेन, राइट? सो अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस इज डिटरमिन्ड ओवर हियर एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। सिमिलरली दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। मतलब पहले हमने देखा था, इनफैक्ट यू शुड राइट इट डाउन, यहाँ पर मार्क पॉइंट नंबर 5 and 6 एंड राइट सेम डायरेक्शन, ठीक है? सेम डायरेक्शन मतलब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी उसके सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। और पॉइंट नंबर 7 and 8 इज ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? सो सेम डायरेक्शन, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस अभी भी अनसर्टेन है और दोनों डिक्रीज हो गए तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद 7th and 8th पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन, डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई साइमल्टेनियसली चेंज होकर डिक्रीज हो रही है। अब जब ये दोनों चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी अनसर्टेन हो जाती है और प्राइस स्टेबल हो जाता है। So if demand is increasing and supply is decreasing, the equilibrium price will increase and equilibrium quantity is uncertain. It will depend on कि किस में ज़्यादा change आया। Similarly, अगर demand घटेगी और supply increase करेगी तो दोबारा से quantity तो अभी भी uncertain है लेकिन price decrease कर जाएगा। So these are the various cases जो हमने one by one बहुत डिटेल में डायग्राम्स के साथ, चेन रिएक्शन के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ समझे थे। फाइन, बेस्ड ऑन दिस लेट्स लुक एट अ केस स्टडी नाउ। सी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड है और हमने चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस करते हुए भी देखा था कि चैप्टर 10 के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस थे। सो जस्ट टू गिव यू अ फील कि चैप्टर नंबर 10 में से एक्सक्लूसिव अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो कैसा आ सकता है, वो ये है। इन दिस केस स्टडी व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू विल ऑब्जर्व, हमारे पास एक डायग्राम है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस एंड वी हैव 3 डिफरेंट डिमांड कर्व्स। वी ऑल्सो हैव 3 डिफरेंट सप्लाई कर्व्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है D1 एंड S1 आर ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। So D1 and S1 original है, D2, D3, S2, S3 are possible new demand and supply curves। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, यहाँ पर D1 से D2 पे अगर हम जाएंगे there is forward shift और D3 से मतलब D1 से D3 पर जाएंगे there is backward shift। Similarly, जब हम S1 से S2 पर जाएंगे there will be a forward shift और जब हम S1 से S3 पर जाएंगे there will be a backward shift। तो मतलब हमारे पास सारे सिनेरियोज दिए हुए हैं। Starting from initial equilibrium point which is 1 is the initial equilibrium point। What point on the graph is most likely to result from each of the following questions? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assume that X is a normal good। Holding everything else constant, assume that income rises and price of a factor of production also rises। क्या हुआ फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में X जो कमोडिटी है ये नॉर्मल गुड है, ओके। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, मतलब डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्ट आता है ड्यू टू all other determinants other than own price of the commodity। अब यहाँ पर इनकम में चेंज आया, इनकम में चेंज आने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा। क्यों, कैसे पता चला? इनकम में चेंज आने से तो बैकवर्ड शिफ्ट भी आ सकता है, फॉरवर्ड शिफ्ट ही आया, ये कैसे पता चला? ये पता चला हमें कमोडिटी एक्स के नेचर से जो दिया हुआ है दैट इट इज अ नॉर्मल गुड, और हमें पता है कि इनकम और नॉर्मल गुड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। तो डिमांड में तो फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा, विच मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग अबाउट D2 लेवल ऑफ डिमांड कर्व। देखो स्टेप बाय स्टेप चल के ही हम लोग इन ऐसे केस स्टडीज को आंसर कर सकते हैं और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रीड करके ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज द कॉल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या बोला,
द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस इंक्रीज होने से किस पे अफेक्ट आएगा, डिमांड पे या सप्लाई पे? वेरी गुड, सप्लाई पे आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। एंड अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट? तो इससे मुझे पता चला दैट देयर इज बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, एंड बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट S3 लेवल ऑफ supply curve, right? Okay. What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? अब देख लो, जहां पर D2 और S3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D2 एंड S3, D2 एंड S3 आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट नंबर 2। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 2। फाइन, let's try another. We are analyzing the market for good Z. The price of a complement good, good Y, declines. Okay. At the same time, there is technological advancement in the production of good Z. अब बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? पहले हमें ये डिटरमिन करना होगा कि कौन सा डिमांड कर्व और कौन सा सप्लाई कर्व देखना है। चलो, गुड X की मार्केट के बारे में बात हो, सॉरी गुड Z की मार्केट के बारे में बात हो रही है। गुड Z का एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है Y, जिसका दाम घट गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गुड Y का दाम घटेगा मतलब लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे, लोग अगर उसे ज्यादा खरीदेंगे तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज गुड Z, उसकी भी तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर गुड Z की अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? हम दोबारा से D2 की बात करेंगे। नेक्स्ट कहा, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड Z, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, तो मतलब देयर इज फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई दैट इज डिनोटेड बाय S2। तो अब देख लो D2 और S2 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? D2 और S2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 7। तो पॉइंट नंबर 7 इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केस नंबर 2। इजी है ना? ओके, नेक्स्ट, heavy rains in Maharashtra during 2005 and 2006 caused havoc with the rice crop. What point in the figure above is most likely to be the new equilibrium price and quantity? इस क्वेश्चन में हमें ये बोला कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से राइस क्रॉप्स खराब हो गए, तो उससे सप्लाई खत्म हुई होगी ना, डिमांड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, सप्लाई कम हो गई, तो मतलब देयर इज बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई मतलब S3, लेकिन डिमांड वही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब हम ओरिजिनल डिमांड कर्व विच इज D1 उसे ही देखेंगे। तो जहां पर D1 और S3 इंटरसेक्ट करेंगे नाउ दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। D1 एंड S3 इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट नंबर 3, देयरफॉर पॉइंट नंबर 3 इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस केस। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि D1 कांस्टेंट है ना, मैंने इसलिए अज्यूम किया कि D1 कांस्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट चेंज इन डिमांड। क्वेश्चन में सिर्फ वो फैक्ट्स दिए हैं जिससे मुझे ये पता चल रहा है सप्लाई में चेंज आया। फाइन, नेक्स्ट इज assume that consumers expect the prices of new cars to significantly increase next year. मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले साल में कार का दाम बढ़ रहा है, तो मैं अपनी कंजम्पशन में अपना एक्सपेंडिचर ऑन द कार क्या करूंगी? प्रीपोन कर लूंगी। सो देयर विल बी व्हाट? इंक्रीज इन डिमांड टुडे, देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड टुडे। At what point in the figure above is most likely to be the new equilibrium quantity? अब अगर increase in demand है D2, S क्या है हमारा? constant S1, देख लो point of equilibrium क्या है? D2 and S1 they are intersecting at point number D2 and S1, point number 5. So point number 5 is the point of equilibrium. ठीक है? All right, तो fourth का answer is fifth. This is how we do the questions. पहले step number 1,
रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई कौन से फैक्टर में चेंज आने से डिमांड पे असर होगा और कौन से फैक्टर में चेंज आने से सप्लाई पे असर होगा। स्टेप नंबर 3, डिटर्मिन कि डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्ट आ रहा है या वो सेम रह रहा है। सिमिलरली सप्लाई में फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है या वो सेम रह रहा है। जब आपने डिमांड और सप्लाई कर्व्स को डिटर्मिन कर लिया, बस फिर देख लो स्टेप नंबर 4 में कि वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा। This is how we do the questions based on this chapter. Now what you have to do is you have to practice all the diagrams very sincerely, come back, look at the summary chart, try to memorize it. लेकिन अगर memorize नहीं हो रहा है, you don't have to take any pressure. पेपर के अंदर 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, आप डायग्राम बनाओ और आंसर कर दो। फाइन। चैप्टर नंबर 11। नाउ ये जो चैप्टर है, दिस इज you can say the final stage of markets. हमने चैप्टर नंबर 9 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा था। चैप्टर नंबर 10 में हमने ये देखा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करती है और अगर डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो वापस इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव किया जाता है। नाउ इन चैप्टर नंबर 11, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन इन डिटेल। नाउ आप बोलोगे कि मैम 9 चैप्टर में भी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, बट इन दिस चैप्टर वी विल मूव अहेड द कैरेक्टरिस्टिक्स, वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट होती है, ठीक है ना। तो जो हमने 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 9 में, उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन इस चैप्टर में आएगी। So just to give you a brief idea, we have on the basis of competition 4 types of market: perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. जो 4 टाइप है ओलिगोपोली, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, विल रिवाइज इट सेपरेटली, क्योंकि ओलिगोपोली एज यू नो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, तो उसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। आई विल रिवाइज दैट विद यू, डोंट वरी। लेकिन पहले हम बात करेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की। नाउ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. We sell homogeneous products which are perfect substitutes. There is insignificant market share. Competition among firms is perfect. Complete absence of monopoly. Free entry and exit. Firm is the price taker. Price is equal to marginal cost. Price less than other market forms. And demand curve is infinitely elastic. तभी हम कहते हैं that it is पैरेलल टू x-axis। मोनोपोली के अंदर क्या होता है? मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट क्योंकि सिंगल सेलर है, कमांड ओवर द होल मार्केट, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर प्रिवेल्स, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री बाय फॉर्मिंग नो कार्टेल कहाँ फॉर्म होता है? ओलिगोपोली में। यहाँ क्या होता है? हम पेटेंट्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं, ट्रेडमार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई और हमारी फॉर्मूला, हमारी टेक्निक यूज़ करके हमारा ही कंपेटिटर ना बन जाए। उसके बाद ओवर हेयर फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर, नो, यस यू गॉट इट। मोनोपोली में फर्म इज नॉट अ प्राइस टेकर, फर्म इज अ प्राइस मेकर। और प्राइस मेकर का मतलब क्या है कि मोनोपोली में ऑपरेट करने वाले इंडिविजुअल के पास, मोनोपोली में ऑपरेट करने वाले सेलर के पास पूरा राइट होता है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट का दाम चेंज कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। ओके, प्राइस इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट, तभी हम कहते हैं कि मोनोपोली के अंदर देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको भी हम देखेंगे अभी। हाई इक्विलिब्रियम प्राइस होता है यहाँ पर एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। गाइस मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री जस्ट एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स को देखते हैं, मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स को देखते हैं। ईच फर्म इज स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है यहाँ पर, सम डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नाउ ओवर हेयर हम प्राइस को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन
क्योंकि हम हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इसलिए हम प्राइस को थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सम कंट्रोल ओवर द प्राइस वी हैव। जैसे मोनोपोली में तो प्राइस डिफरेंशिएशन की जाती है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आई मस्ट यूज द वर्ड, किया जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कौन कितनी क्वांटिटी आपके प्रोडक्ट की खरीद के लेके जा रहा है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम एक प्रोडक्ट का एक ही दाम रखते हैं, देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बट येस ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास कुछ कंट्रोल तो होता है। उसके बाद आता है प्राइस इज अगेन हायर देन द मार्जिनल कॉस्ट। Price is high compared to perfect competition and there is downward sloping demand curve which is more elastic as compared to in the case of monopoly. ठीक है, ये आपका एक ब्रीफ आउटलुक है कि ये फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बिहेव करती हैं, ये फॉर्म ऑफ मार्केट कैसे बिहेव करती है। तो ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स आर डिस्कस्ड इन योर नोट। हमने बस उन्हें उस डायग्राम में, उस चार्ट के अंदर समराइज किया। अब अगर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखें, दैट इज आर कर्व्स। सी, परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारे पास मार्केट लेवल पर और इंडिविजुअल सेलर लेवल पर कर्व्स होते हैं। और हमने ये कहा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर जिस दाम पर मार्केट ऑपरेट कर रही है उसी दाम पर आप भी ऑपरेट करोगे तो आपका डिमांड कर्व क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। सॉरी, आपका डिमांड कर्व क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड योर डिमांड विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? ओके, तो ये था हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू एज वेल एज डिमांड कर्व। उसके बाद हमने बात की थी प्रॉफिटेबिलिटी की। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मैंने आपको कहा था कि हम दो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स जो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और उन दो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में से फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है दैट, आई मस्ट से वन ऑफ द प्रिंसिपल ये कहता है कि द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर इन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, आई एम रिवाइजिंग दिस डायग्राम विद यू गाइस, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, सिंस इट इज अ केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइस विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। फिर आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व पॉइंट ई पर इक्वेट हो रहे हैं, ठीक है, इक्वेटिंग एट पॉइंट ई। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से हम एक लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, राइट? और इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अगेंस्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है। अगर आप देखो इस लाइन के अगेंस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट इज लेस देन योर एवरेज रेवेन्यू। नाउ सिंस इट इज लेस देन योर एवरेज रेवेन्यू, तो ये जो पोर्शन है दिस विल बी नोन एज प्रॉफिट। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा हमने ये किया हुआ है डिटेल में, राइट? सिमिलरली अगर हम इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर आपका एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू at the point of equilibrium. Therefore, we say that we will incur losses in this case, right? And अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फाइन, so these are the three types of profits जो हम परफेक्ट कंपटीशन में अर्न कर सकते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि मेरे पास प्राइस को कंट्रोल करने का पावर नहीं है, तो क्या मैं लॉन्ग रन के अंदर जब मार्केट मैच्योर हो चुकी होगी, जितने प्लेयर्स ने मार्केट को एंटर करना होगा वो कर चुके होंगे, तो क्या मैं लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती हूँ? नहीं कमा सकती। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अ मिथ इन परफेक्ट कंपटीशन। वो सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा जब तक बहुत सारे एंट्रेंट्स मार्केट को एंटर ना कर लें। उसके बाद से हम नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर ही ऑपरेट करते रहेंगे टिल द एंड ऑफ टाइम, ठीक है?
इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, दैट वाज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। और आपको याद होगा इसमें हमने ये बात की थी कि कोई भी प्रोड्यूसर जितना मार्जिनल कॉस्ट इनकर कर रहा है उससे कम रेवेन्यू पर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगा। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में एक प्रोड्यूसर का, वो डिपिक्ट करता है उसी प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व, बिकॉज दैट विल बी द लीस्ट पॉसिबल प्राइस दैट द प्रोड्यूसर विल बी चार्जिंग from the consumer for the corresponding units being sold. Fine. फिर हमने बात की थी बेटा imperfect competition की, राइट? लॉन्ग रन तो मैं आपको लास्ट में समराइज करवा दूंगी, या चलो अभी देख लेते हैं ताकि आप लोग जब नोट्स खोलो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा है कि चैप्टर 11 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, आई रियली नीड टू टेल यू कि चैप्टर 11 के अंदर कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपने चैप्टर नंबर 11 में क्या ध्यान रखना है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, दूसरा आपको डायग्राम देके कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होगा या सुपर नॉर्मल होगा, लेकिन सीए का एग्जाम है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, डायग्राम आ सकता है, तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें बस ब्रीफली पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओलिगोपोली। बस ठीक है ना, इस चैप्टर में यही है। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि हाँ इस चैप्टर से डरना नहीं, ठीक है। चलो, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो शॉर्ट रन में होता था। शॉर्ट रन में क्या होता था, शॉर्ट रन में हम MC इक्वल टू MR करते थे, फिर उसे ATC के साथ इक्वेट कर देते थे। सिमिलरली लॉन्ग रन में भी ये करेंगे, बस फर्क क्या होगा, शॉर्ट रन में हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल रेवेन्यू को करते थे इक्वेट, यहाँ हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वेट करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के साथ। So, long run equilibrium of a competitive firm is nothing but a simple equation that states that your short run MC should be equal to long run MC, short run AC should be equal to long run AC, all these things should be equal to price or marginal revenue, क्योंकि over here long run में भी price और marginal revenue एक ही होता है। We are in perfect competition form of market, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे मोनोपोली की। नाउ सी, कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं, लेकिन चाहे मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक हो, उसके रूल्स तो सेम है। क्या रूल्स हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं। अगर हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो डिमांड कर्व माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आर नॉट इक्वल, राइट? Over here they are not equal concepts, they are not same. Therefore we have marginal revenue curve and we have average revenue curve differently. दो different curves हैं। ब्लू लाइन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और ब्लैक लाइन में एवरेज रेवेन्यू कर्व है। अगर हम लोग देखें तो रेड लाइन इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व, प्रिंसिपल सेम रहेगा। जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होंगे एट पॉइंट E, हम उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देख लेंगे कि हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, और अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा कि हम कौन से टाइम पीरियड में, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, कौन सा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर हमें ये ध्यान रखना है तो क्या मैम हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। हमें क्या याद रखना पड़ेगा? हमें सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा जो हम अभी डिस्कस करेंगे। So the first thing that we are discussing or looking at is this. Okay. So if you can look at your screen, perfect competition में marginal revenue and average revenue are represented by the same curve. Whereas monopoly में marginal revenue starts at the same point as average revenue, but it is twice steep when compared to average revenue. Rate of decline of marginal revenue is 2 times than that of average revenue. Okay. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम होता है जैसे मोनोपोली के अंदर है।
नेक्स्ट पॉइंट, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट पॉजिटिवली स्लोपिंग थ्रू द ओरिजिन, बट मोनोपोली के अंदर टोटल रेवेन्यू इज इन्वर्टेड यू शेप्ड एंड मोनोपोलिस्टिक में भी इट इज यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू क्यों है? अरे भाई मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम इन्वर्टेड यू क्या होता है, या आपने क्या हमें कराया है? हाँ जी, मैंने बिल्कुल करवाया है आपको ये। आई विल जस्ट शो यू। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर, अगर आपको याद होगा, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व देखा था। आई विल जस्ट हेल्प यू टू रिकॉल। कैन यू रिकॉल दिस डायग्राम? है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू क्या है? इफ यू कैन लुक, इट इज इन्वर्टेड यू, उल्टा यू, राइट? वही बात यहाँ हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, से प्राइस फॉर ऑल द यूनिट्स अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन मोनोपोली में हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हमारे पास थोड़ा सा कंट्रोल होता है प्राइस को चेंज करने का। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन मार्क दीज थिंग्स विद मी। नो सुपरनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं मोनोपोली के अंदर इन बोथ लॉन्ग रन एज वेल एज इन शॉर्ट रन। There is no supernormal profit in long run in monopolistic as well. Why? Because monopolistic में भी there is competition. Monopolistic में भी we have competitors जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बस उनके थोड़े से फीचर्स अलग है। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं है। मोनोपोली में भी देर इज़ लो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज यू आर दी ओनली वन हु इज सेलिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके बाकियों से अपने कस्टमर्स को बचाना नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी कॉम्पिटिशन। ड्यू टू सिवियर कॉम्पिटिशन सेलिंग कॉस्ट आर वाइटल टू परसुएड बायर्स इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक। प्राइस बीइंग गिवन डिसाइड्स ओनली क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ओवर हेयर जो मोनोपोली में काम कर रहा है उस बेचारे को दोनों चीज़ें डिसाइड करनी है, क्वांटिटी भी और प्राइस भी। और सेम केसेस इन मोनोपोलिस्टिक। Product is produced at minimum average cost. Product is produced at declining average cost curve, कम से कम खर्चे के ऊपर। And over here again it is the same as in case of monopoly. Equilibrium quantity is highest and produced at least cost. Equilibrium quantity less than other market forms, and equilibrium quantity less than optimal, there is excess capacity. Over here also there is excess capacity, but यहाँ पर हम excess capacity की बात नहीं कर रहे हैं, we are working at full capacity level. No consumer exploitation, यहाँ पर consumers exploit होते हैं, और over here there is very less degree of exploitation. Then we have efficient allocation of resources under perfect competition, inefficient allocation of resources under monopoly, and again inefficient allocation of resources under monopolistic. यहाँ पर क्योंकि efficient allocation है therefore no wastage. Over here inefficient है तो wastage होती है. Same here inefficient तो wastage होती है. So this is all about your three forms of market और उनकी profitability. अब हम बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो हमने बात की है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज क्या क्या हैं। ठीक है, सो आई वांट टू डिस्कस एंड रिवाइज विद यू पीपल द डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वी हैव 3 डिग्रीज, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या होगा? इसके अंदर मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? सेपरेट करेगा मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड चार्जेस दे आर विलिंग एंड एबल टू पे। विलिंग एंड एबल टू पे मतलब कंज्यूमर की पॉकेट को देखते हुए हम अपने दाम को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। सेकेंड प्राइस डिग्री के अंदर क्या होता था? इसके अंदर हम लोग देखते थे कि कौन मुझसे कितनी क्वांटिटी खरीद कर लेकर जा रहा है। अगर बल्क क्वांटिटी खरीदी जा रही है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। थर्ड डिग्री के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, लाइक व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर, आर दे रिच, आर दे पुअर, तो ऐसे
सेगमेंट्स के ऊपर और एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ओवर हेयर हमें 3 डिसीजन लेने होते थे, क्या क्या होते थे वो? हाउ मच टोटल आउटपुट शुड ही प्रोड्यूस, हु इज ही इन दिस केस? ही इज नथिंग बट प्रोड्यूसर। How the total output should be distributed between 2 sub markets and what are the prices that I need to charge for these 2 sub markets। देखो ये डायग्राम याद आ रहा है आपको? हमने क्या बात की थी? हमने ये कहा था टोटल मार्केट के अंदर जो मेरा इक्विलिब्रियम है, जरूरी नहीं है कि वो सब मार्केट ए और बी में सेम हो, लेकिन कम से कम इस लेवल का दाम तो हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम इस लेवल तो चार्ज करके ही रहेंगे। और मोनोपोली में अगर आप ध्यान दें, मोनोपोली में सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट का। ओवर हियर अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रोड्यूसर के लिए मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर सरप्लस वाला है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दाम चार्ज करके कंज्यूमर की जेब से पैसा एक्सट्रैक्ट कराऊंगा। राइट? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? इस चैप्टर को गाइस ध्यान से रिवाइज करना। देन वी विल मूव अहेड विद ओलिगोपोली। आई वॉन्ट टू डिस्कस ओलिगोपोली विद यू इन डिटेल। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें हैं। एक तो ओलिगोपोली के अंदर बहुत कुछ नया है। अभी तक हमें ये पता था कि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व नहीं बन सकता, लेकिन एकदम से सीए फाउंडेशन में हमें सरप्राइज मिला कि नहीं, ओलिगोपोली का डिमांड कर्व होता है, जिसे हम किंग डिमांड कर्व कहते हैं, जो कि प्राइस लीडरशिप के बेसिस पर डिटरमिन किया जाता है। So many concepts to boggle, right? But we will not boggle, हमें आता है, so we'll revise it. ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ओलिगोपोली की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है दैट देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स, देयर इज स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, राइट? और क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि जहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन होता है वहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट इनकर करके कंज्यूमर्स को बताना पड़ता है दैट येस आई एम बेटर देन द कंपेटिटर। उसके बाद देयर इज ग्रुप बिहेवियर, जहाँ पर हम बात करते हैं कार्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। कार्टल फॉर्म करके जो मार्केट के लीडर्स होते हैं वो छोटे प्लेयर्स के अगेंस्ट ग्रुपिज्म करते हैं और उनके बिजनेस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ओलिगोपोली बहुत सारे टाइप की हो सकती है। डुओपोली होती है जिसके अंदर सिर्फ 2 फर्म्स हैं। मोनोप्सोनी होती है जिसके अंदर सिंगल बायर है। ओलिगोसोनी होती है जिसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स हैं। एंड बायलैटरल मोनोपोली होती है जिसमें सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर है। ठीक है? देन नॉर्मल ओलिगोपोली के टाइप्स क्या थे? प्योर एंड परफेक्ट। Over here we are selling homogeneous products. Discriminating और imperfect, नाम ही बता रहा है discriminating, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरा जो कंपेटिटर जो इस कार्टल में मेरे साथ है, जिसके ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। डिफरेंट एज इन सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन देयर इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। फिर ओपन ओलिगोपोली होती है जहां पर न्यू फर्म्स कैन एंटर इनटू द मार्केट। क्लोज ओलिगोपोली में हम बैरियर लगा देते हैं कि कोई और एंट्री नहीं ले सकता हमारे कार्टल में। कल्यूसिव ओलिगोपोली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देयर इज नो यू कैन से प्राइस कंपटीशन ओवर हियर, वी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हम नॉन प्राइस कंपीट करेंगे। नॉन कल्यूसिव होती है जिसमें हम कट थ्रोट कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन के ऊपर कंपीट करते हैं। पार्शियल ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। फुल ओलिगोपोली में देयर इज नो प्राइस लीडरशिप। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, सेंट्रल syndicate to sell the products, and organized oligopoly is nothing but central association to fix the prices, output, etc. right? उसके बाद था प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस, और इसमें हमने बात की थी कि अगर ओलिगोपोली में कोई लीडर है तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है? और प्राइस लीडरशिप के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उठ के आया था वो था किंग डिमांड कर्व का। क्या बात की थी हमने ये कहा था कि जो प्राइस लीडर ने दाम तय किया है, अगर उस पर बेचोगे तो परफेक्टली इलास्टिक रहेगी डिमांड, अगर उससे ज़्यादा कर दोगे तो आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, उससे कम कर दोगे तो इट विल बी इन इलास्टिक।
ठीक है, ना इलास्टिक अच्छी ना इन इलास्टिक अच्छी, हमें नॉर्मल लेवल के ऊपर ऑपरेट करना चाहिए। बट अगर हम किंग डिमांड कर्व की बात करें, दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय मिस्टर स्वीजी, इसे स्वीजी मॉडल भी कहा जाता है। और ओलिगोपोली के ऊपर सिर्फ पॉल स्वीजी ने काम नहीं किया था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग तरीके की इंटरप्रिटेशन निकाल के हमें दी थी, लेकिन सीए फाउंडेशन के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्वीजी मॉडल ही है सिलेबस में, तो हम इसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। So the upper segment of demand curve is relatively elastic and lower segment is relatively inelastic, right? Each oligopolist believe that if it lowers the price below the prevailing level, its competitors will follow him and will accordingly lower the prices. लेकिन अगर वो दाम बढ़ा देगा तो उसके कंपेटिटर उसे फॉलो नहीं करेंगे दाम बढ़ाने के लिए। इसीलिए प्राइस लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज़ अ वाइटल क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज प्राइस लीडर। अगर प्राइस लीडर नहीं है तो फिर तो किंग डिमांड कर्व भी नहीं बन पाएगा ना, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11 गाइस। चैप्टर नंबर 11 में यही कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। So if we look at question number 1, it says under dash market condition firms make normal profit in long run, and what is it? It is perfect competition. Which of the following is not a characteristic of price taker? Negatively sloped demand. Price taker कौन होता है? Perfect competition. Perfect competition में demand curve is perfectly elastic. If it is perfectly elastic तो फिर नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व नहीं होगा। जो बाकी तीनों चीजें हैं, टोटल रेवेन्यू हमेशा P इंटू क्यू होता है, चाहे आप प्राइस टेकर हो चाहे आप प्राइस मेकर हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू प्राइस, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन में नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछी है। एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। When the perfectly competitive firm and industry are in long run equilibrium, तो क्या होगा? अगर लॉन्ग रन में तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। हमने क्या बात की थी? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शुड बी इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, should be equal to price, and this should be equal to marginal revenue. This is the equation. In monopoly, the relationship between average and marginal revenue is as follows. हमें पता है डबल होता है, right? AR curve lies above MR curve and slope of MR is double as of AR. This is correct. Price discrimination is a situation when a producer charges different prices in different markets. Which of the following statement about price and marginal cost in competitive and monopolized markets is true? In perfectly competitive market, price equals marginal cost. In monopolized market, price exceeds marginal cost. हमने जो ये चार्ट पढ़ा था, इसके अंदर ये दिया हुआ है, right? Okay. चलो, next question. New firms are barred from entering in the market in which form of market? Monopoly. If oligopolists engage in collusion and successfully form a cartel, the market outcome is same as if it were served by a monopoly. The structure of cold drink industry in India is best described as, आज की डेट में cold drink industry in India is oligopolistic. What is the shape of demand curve faced by a firm under perfect competition? It is horizontal. In the long run equilibrium, the pure monopolist can make pure profits because of blocked entry. पता है हमें, under the perfect competition, a firm will be in equilibrium when all are right. A perfectly competitive firm has control over nothing. किसी पे कंट्रोल नहीं होता, ना प्राइस पे होता है, प्रोडक्शन एज वेल एज प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं, प्रोडक्शन प्राइस कंज्यूमर नहीं, तो नन ऑफ द अबव हो गया। The demand curve facing an industrial firm under monopoly is downward sloping. Price discrimination is not possible under what? Under perfect competition. In short run, a firm in monopolistic competition
may earn normal profit, super normal profit or incur losses. We know this. तीनों possible हैं short run में. In the case of monopoly, the short run supply curve cannot be defined. Full capacity is utilized only when there is perfect competition. One characteristic not typical of oligopolistic industry is what? Oligopoly में horizontal demand curve नहीं होता. The king demand hypothesis is designed to explain in context of oligopoly price rigidity. याद है हमने कहा था कि price leader price determine कर रहा है and rest are following him. ठीक है. The structure of toothpaste industry in India is best described as when dash we know that the firm are earning just normal profit when AC is equal to AR. The king demand curve model of oligopoly assumes what? We know it assumes response of the consumers to the price increase in more than response to price decrease. तभी हमने कहा था ना जब दाम बढ़ता है तब elasticity ज़्यादा होती है. Which of the following statement is incorrect? Even monopolists can earn losses. They can. Firms in a perfectly competitive market are price takers. It is always beneficial for a firm in the perfectly competitive market to discriminate. No. It cannot discriminate. Therefore, this is incorrect statement. In the short run, in a perfectly competitive firm finds itself operating at a loss, it will कंटिन्यू टू ऑपरेट. क्योंकि परफेक्टली कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है लेकिन हमें पता है लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे. प्लस अगर हम शॉर्ट रन में लॉसेस इनकर कर रहे हैं लेकिन वी आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट तो इट्स फाइन, हम लोग ऑपरेट करेंगे. A monopolistically competitive firm advertises to increase its sale and profit. ये हमने पढ़ा था कि monopolistic के अंदर advertisement is important. New firms are barred from entering the market in monopoly. King demand curve. अच्छा, these are repeated questions, guys. These are repeated questions. Okay. Price taker firm. डू नॉट एडवर्टाइज. प्राइस टेकर कौन होता है? परफेक्ट कंपटीशन. और परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आप बेच रहे हो वही बाकी सब भी बेच रहे हैं. यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम योर साथ वाली दुकान वाला. Pure oligopoly is based on the dash products. It is based on homogeneous product. In the long run, any firm will eventually leave the industry if price does not cover average total cost. If a firm's average variable cost curve is rising, its marginal cost curve must be above average variable cost क्योंकि जब ये दोनों rise करते हैं तो marginal cost ज़्यादा होता है. When the products are sold through a centralized body syndicated. When dash we know that the firms are earning just normal profits. Full capacity is utilized only when there is perfect competition. Suppose technology for producing personal computer improves and at the same time individuals discover new uses of personal computers so that there is greater utilization. Which of the following will happen to equilibrium price and equilibrium quantity? So what is happening? Technology improve हो रही है तो मतलब सप्लाई में फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा, राइट और यूजेस भी बढ़ रहे हैं तो मतलब डिमांड में भी फॉरवर्ड शिफ्ट आया होगा. लेकिन यहाँ ये नहीं बताया कि किस में ज़्यादा शिफ्ट आया, किस में ज़्यादा चेंज आया, राइट. तो हमें ये तो पता है कि क्वांटिटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी. प्राइस डिपेंड्स, अगर इक्वल चेंज आया तो सेम रहेगा, अगर ज़्यादा चेंज आया या कम चेंज आया इन ईदर ऑफ एनी तो फिर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता है. Assume that the consumer's income and number of sellers in the market for good A both decreases. So there is backward shift in both
राइट, बोथ डिमांड एंड सप्लाई में बैकवर्ड शिफ्ट है, तो क्या होगा, जब बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिक्रीज करती है। दाम का हम अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि डिमांड में ज्यादा शिफ्ट आया या सप्लाई में। उसके बाद assume that in market for good Z there is simultaneous increase in demand and supply, तो क्या होगा, simultaneous increase है, क्वांटिटी तो पक्का इंक्रीज होगी, प्राइस अनसर्टेन रहेगा, बिकॉज अगेन द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि चेंज किस में ज्यादा आया है, राइट। सो as I have always said, stated and repeatedly said to you कि चैप्टर नंबर 9, 10, 11 आर हाईली इंटर रिलेटेड चैप्टर्स और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो गाइज वाइल रिवाइजिंग इट प्लीज रिवाइज देम टुगेदर। चैप्टर नंबर 12, बिजनेस साइकिल्स, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से यूजुअली 4 to 5 मार्क्स का पेपर आता ही आता है और वो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम हमेशा करेक्ट करके आ सकते हैं। What we need to just do is focus. So this chapter has been divided into 4 categories again. One is introduction, second is phases, third is features of business cycle and fourth is the causes. जब हम introduction की बात करते हैं तो usually we look at the meaning of business cycle. And meaning of business cycle क्या है? Business cycles are rhythmic fluctuations, right? जो एक particular industry को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करती है। एक है ट्रॉ, रिकवरी आता है, उसके बाद एक्सपेंशन, देन वी हैव पीक एंड देन वी स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड अगेन वी फॉल इनटू ट्रॉ, ठीक है। फिर इन बिजनेस साइकिल के कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स जैसे कि पहला, इट इज पीरियोडिक इन नेचर, विच मीन्स एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आएगा ही आएगा, कितने समय के लिए आएगा या कितने समय बाद आएगा ये हमें नहीं पता, which means time period is not constant, but yes, if there is expansion today, then tomorrow there will be peak followed by contraction. Therefore, we say that it is synchronic in nature. Also, we know that it starts from one particular type of industry और धीरे धीरे ये सारी इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज को कैप्चर कर लेता है और फिर धीरे धीरे एक इकोनॉमी से ट्रांसफर होकर दूसरी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर हुआ, राइट। उसके बाद इट अफेक्ट्स कंज्यूमर गुड्स, सबसे ज़्यादा अफेक्ट कंज्यूमर गुड्स के ऊपर आता है जो कि नेसेसिटीज ना होकर नॉन एसेंशियल गुड्स होते हैं। उसके बाद इट ऑल्सो अफेक्ट्स इन्वेंट्रीज, वाई, बिकॉज सी इफ देर इज एक्सपेंशन तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगी, इफ देर इज कॉन्ट्रैक्शन तो आपको कम इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद इट अफेक्ट्स प्रॉफिट्स द मोस्ट, अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो हमारा जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स हैं, इन चारों रिटर्न्स में से सबसे ज़्यादा अफेक्ट प्रॉफिट को होता है। एंड लास्ट वाज इंटरनेशनल कैरेक्टर, जिसमें हमने ये देखा था, अगर आपको याद हो हमने ग्रेट डिप्रेशन की बात की थी जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने समझा था कि यूएस इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आने की वजह से कैसे ग्लोबल इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी, राइट। सो दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ दीज बिजनेस साइकिल्स। And then we have causes which are further divided into internal causes as well as external causes, which we will see after discussing this chart. अब अगर आपको ये चार्ट याद है, हमने ये बोला था कि ये जो बिजनेस साइकिल है, these are rhythmic fluctuations that occur in aggregate economic activity. Now when we talk about aggregate economic activity तो हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, और अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी बात करनी हो तो उसका भी इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस साइकिल है वो पूरी इंडस्ट्री पर आती है, किसी एक सिंगल फर्म पर नहीं आती। ओके राइट, आई अग्री कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो सिंगल फर्म है वो इंडस्ट्री से अफेक्ट होती है। अगर इंडस्ट्री एक्सपेंशन में है तो सिंगल फर्म को उसका फ़ायदा होगा, और अगर इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्शन में है तो सिंगल फर्म को भी उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बट इट इज़ ऑलवेज इंडस्ट्री टू फर्म एंड नॉट फर्म टू इंडस्ट्री, ऑलराइट। ओके, नाउ इन दिस डायग्राम हमने रिदमिक फ्लक्चुएशन देखी और हमने ये देखा कि सबसे पहले बूम आता है, उसके बाद पीक, देन वी फॉल इनटू रिसेशन एंड देन ट्रॉ।
दीज आर दी 4 phases। और अगर आपको याद हो, मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते हुए भी आपको कहा था कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है सीक्वेंस ऑफ दीज phases। So we cannot forget the sequence, right? Peak and trough are the turning points जो बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो बूम को टर्न करके कॉन्ट्रैक्शन में ले जाए और कॉन्ट्रैक्शन को टर्न करके दोबारा से एक्सपेंशन की तरफ ले जाए। ठीक है, ट्रॉ के बाद बहुत कम समय के लिए रिकवरी भी आती है जिसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पीड अप होनी, ग्रो करनी शुरू करती है। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू कंसिडर इज अबाउट इंडिकेटर्स। याद है चैप्टर 1 रिवाइज कराते हुए भी मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर नंबर 12 के टाइम पर इंडिकेटर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ जो ये रिदमिक फ्लक्चुएशंस है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेटा, ये होती हैं ड्यू टू इंडिकेटर्स। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, नाम ही बता रहा है, ये चार्ट जो है ना, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये जो चार्ट है, ये जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये बहुत ब्यूटीफुली समराइज करता है लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स को। सो इफ यू विल लुक एट इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज बाद में आता है और वेरिएबल पहले चेंज कर जाता है, उसे हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर न्यू परमिट्स मिल रहे हैं टू बिल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, तो इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ हाउसेस, कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स इन द इकोनॉमी। दिस इज प्रिडिक्टिव इन नेचर, हम इसे प्रिडिक्टिव इन नेचर कहते हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल एक्टिविटी में चेंज आने के बाद शो हो रहा है, जैसे कि कोविड के टाइम पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्टिविटीज में पहले चेंज आया और उसके बाद हमें रिजल्ट दिखना शुरू हुआ विच वाज लेइंग ऑफ द एम्प्लॉइज, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दैट इज लैगिंग इन नेचर, हिस्टोरिक इन नेचर। एंड द लास्ट वन इज कोइंसिडेंटल बेटा। कोइंसिडेंटल में इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक वेरिएबल इकट्ठे सेम टाइम पर चेंज होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दैट इट इज साइमल्टेनियस इन नेचर। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी और तुम्हें ये याद रखनी है कि कोई भी इंडिकेटर एक इंडस्ट्री के लिए लीडिंग हो सकता है, एट द सेम टाइम दूसरी इंडस्ट्री के लिए लैगिंग भी हो सकता है। हमें इंडिकेटर की चॉइस करनी है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच वी विल सी शॉर्टली। इमीडिएटली आफ्टर दिस रिवीजन मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें वी विल सी हाउ इट इज डन। नाउ लेट्स कम and look at the causes of these business cycles। ठीक है, causes के बाद हम पढ़ेंगे phases, क्योंकि देखो जो phases हैं वो phases नाम ही बता रहे हैं कि किसके अंदर क्या एक्टिविटी होगी। अब causes of business cycle अगर हम देखें, सबसे पहला cause है fluctuations in effective demand। fluctuations in effective demand, अगर आपको याद हो जो हमारा हाउसिंग बबल था, याद है हाउसिंग बबल में क्या हुआ था, इनिशियली लोगों ने बहुत ज़्यादा हाउसिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से रियल एस्टेट को लगा था कि प्रॉपर्टी तो बिकेगी ही बिकेगी, राइट। नाउ फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड इज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर बिहाइंड द बिजनेस साइकिल का कोई भी फेज, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो। उसके बाद सेकेंड है हमारा फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसे सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो इफेक्टिव डिमांड होती है ड्यू टू सेविंग्स ऑफ अ कंज्यूमर, जो वो फर्दर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज़ करता है। मे बी ही इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, मे बी ही इन्वेस्ट इन सम लग्जूरियस आइटम लाइक अ महंगी कार, या वो किसी म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? उन सिक्योरिटीज़ को बाय करके, उनकी डिमांड क्रिएट करके। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को ज़्यादातर हम प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो पैसा फ्लो बैक कर रहा है, वो हमें ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है दैट दिस बिजनेसमैन इज ट्राइंग टू एक्सपैंड हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन की जाएगी। उसके बाद वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नाउ
जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स सेम एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, राइट। तो जब हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, क्योंकि उसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी सर्विसेज के अगेंस्ट वो क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, टीचर्स को हायर करता है, डॉक्टर्स को हायर करता है, रोड्स, ब्रिजेस, डैम बनाने के लिए सीमेंट, ईट, ये सारी चीज़ें खरीदता है। तो यही गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इज अ कंज्यूमर, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी वेरिएशन लेकर आती है बिजनेस इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस साइकिल के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज विच आर मॉनेटरी एंड फिजिकल इन नेचर ऑल्सो लीड्स टू वेरियस, तो मॉनेटरी पॉलिसीज वेदर दे आर मॉनेटरी और फिजिकल इन नेचर, दे ऑल्सो लीड टू फेजेस इन बिजनेस साइकिल। जैसे याद करो एक्सपेंशन के टाइम पे क्या हो रहा था, एक्सपेंशन के टाइम पर इंटरेस्ट रेट लो थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे गुड्स को, और क्योंकि कंज्यूमर डिमांड बढ़ा रहे थे तो प्रोड्यूसर भी इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेट होकर उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लाई धड़ाधड़ कर रहे थे, है ना। तो ऐसी पॉलिसीज भी अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है मॉनेटरी मनी सप्लाई। नाउ गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट मनी सप्लाई, अगर आपको याद हो जब हमने आईटी बबल या हाउसिंग बबल वाला एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो उसके अंदर लोगों ने अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, विच मीन्स नाउ दे डोंट हैव मनी टू बाय देयर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में। ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जब हम देखें, उस डिप्रेशन का रीज़न भी तो यही था ना कि लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, कंजम्पशन नहीं कर पा रहे थे, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी उनके हाथों में कम हो गई थी। अगेन फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है माइंडसेट ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को अगर लग रहा है कि आने वाले टाइम में बिजनेस ग्रो करेगा तो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली अपने बिजनेस में पैसा और इन्वेस्ट करेगा, अपने प्लांट साइज को एक्सपैंड करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो पेसिमिस्टिक इन नेचर है तो वो ऑपोजिट चीज़ें करेगा, ही विल स्टार्ट विड्रॉइंग, pulling out money from his business. As a result, there will be less money available with the business to take up the projects. और फिर हम कहते हैं ना हमें ग्रोथ नहीं दिखती तो हम पैसा निकाल लेते हैं, इन्वेस्टर को लगता है कि रिटर्न नहीं आएगी, इसीलिए वो पैसा वापस विड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सप्लाई कम होनी शुरू हो जाती है। सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन आ जाती है, सारी चीज़ें जो हमने फेजेस के अंदर पढ़ी थी, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, राइट, ऑल दिस सर्कल कंटिन्यूज टू प्रिवेल। एक्सटर्नल कॉजेज की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल कॉजेज में सबसे पहला फैक्टर है वॉर। वॉर क्यों? देखो अगर वॉर होगा तो हम अपने सारे रिसोर्सेज को वॉर लाइक गुड्स में प्रोड्यूस करने में लगा देंगे, वेपन्स प्रोड्यूस करने में लगा देंगे, आर्म्स एम्युनिशंस प्रोड्यूस करने में लगा देंगे। तो रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं, अब उन्हीं रिसोर्सेज से तुम चाहे गन्स बना लो या उन्हीं रिसोर्सेज से तुम चाहे कैपिटल गुड्स बना लो, क्या होगा, धीरे धीरे कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री रिड्यूस हो जाएगी। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर से जो भी डिस्ट्रक्शन होगी उसे वापस से बिल्टअप करने के लिए घर बनाए जाएंगे, रोड बनाई जाएगी, तो क्या होगा, इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव करेगी। क्यों रिवाइव करेगी? क्योंकि अब प्रोड्यूसर को लग रहा है कि मेरा बनाया हुआ सामान बिकेगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, गवर्नमेंट विल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स जो हैं दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट लीड टू वेरियस फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। नाउ इफ आई हैव टू talk about phases of business cycle in detail with you people, तो phases of business cycle की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला फेज है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन फेज में क्या होता है, एवरीथिंग इंक्रीजेस। याद करो तीन चीजें, आउटपुट, इनकम और सेविंग्स, राइट। आउटपुट भी इंक्रीज होगा, इनकम भी इंक्रीज होगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी, जिससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, फिर से प्लांट साइज बढ़ेगा और
एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी. सो वी विल लुक एट आउटपुट की इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट की इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है, everything is increasing, everyone is growing, everyone is prospering. Now what we need to remember is कि एक्सपेंशन स्टेट तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट तक नहीं पहुंच जाते. जिस दिन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगी और प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाएगा तो हम क्या कहते थे, वी हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ पीक and that is going to be the turning point and we will now fall in the contraction phase. ये तो होगा ही होगा. Why? Because these fluctuations are periodic and synchronic in nature. Prices and costs tend to rise faster. Good amount of investment increases यहाँ पर expansion में and there is prosperity all across the economy. फिर उसके बाद हम पहुंचते हैं पीक पर. पीक पर हम कब पहुंचते हैं, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लेते हैं रिसोर्सेज की और हमारी जो इनकम है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, डिक्लाइन. और जब हम डिक्लाइन करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. तीन चीज़ें, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी. प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिजनेसेस के अंदर. दे विल स्टार्ट विड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम द बिजनेस. एज अ रिजल्ट नो न्यू प्रोजेक्ट, नो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट शैल बी विजिबल टू द इन्वेस्टर्स इन द इकोनॉमी. सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी डिमांड को. हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा. अगर हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा तो हम और प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ऑन द अदर हैंड डिमांड तो ऑलरेडी कम है और वो और कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है. लोगों के पास पैसा क्यों नहीं होगा, अरे अभी तो आपने बोला अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट नहीं करेगा, ही विल रिड्यूस द प्लांट साइज, ही विल अनएम्प्लॉय हिज एम्प्लॉयज, देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. एंड व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी तो क्या होगा, हम लोग सेविंग्स पर जीना शुरू करेंगे. और जब हम सेविंग्स पर जीना शुरू करते हैं, वी स्टॉप कंज्यूमिंग कंफर्ट्स एंड लग्जूरियस आइटम्स. हम सिर्फ नेसेसिटीज पर ही ध्यान देते हैं. ओवरऑल प्रोडक्शन विल स्टॉप टू सेल एंड ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी विल रिड्यूस. इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. फिर उसके बाद ट्रॉ और डिप्रेशन आता था. डिप्रेशन क्या होता था, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन को हम डिप्रेशन बोलते थे, राइट. और सीवियर रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन तब होती थी जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टेगनेंट हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं. वी डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, वी डू नॉट बाय एनीथिंग. व्हाई? प्राइसेस एकदम लोएस्ट हो जाते हैं. अरे अगर प्राइस लोएस्ट हो रहा है तो फिर तो हमें ज़्यादा खरीदना चाहिए. खरीदेंगे कैसे? देयर इज़ नो मनी सप्लाई. अभी मैंने आपको बताया था ना कि मनी सप्लाई इज़ वन ऑफ द कॉज बिहाइंड द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. तो अगर मनी सप्लाई नहीं होगा हम रिसेशन में होंगे, और अगर मनी सप्लाई होगा तो हम एक्सपेंशन को एंजॉय करेंगे. फाइन. दीज वर योर फेजेस. और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिकवरी. और रिकवरी सबसे पहले कहाँ होती है? वेरी गुड, लेबर मार्केट में. लेबर मार्केट में सबसे पहले रिवाइवल स्टार्ट होता है जब लेबर सस्ते दाम पर काम एक्सेप्ट करना शुरू करता है. तो प्रोड्यूसर को मोटिवेशन मिलती है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है और वो सस्ते दाम पर प्रोडक्ट बेच सकता है. और अगर सस्ते दाम पर प्रोडक्ट बेचेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ सकती है. लेकिन डिमांड का रिलेशन तो इनकम से भी है. तो नेचुरली ना, अब मुझे जॉब मिलनी शुरू होगी तो मेरे पास पैसा भी आना शुरू हो जाएगा. तो धीरे धीरे इकोनॉमी वापस से एक्सपेंशन की तरफ रिवाइव करना शुरू करती है. तभी हम कहते हैं कि ट्रॉ इज अ टर्निंग पॉइंट. और ट्रॉ के बाद बहुत कम समय के लिए रिकवरी आता है और फिर से हम एक्सपेंशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में चले जाते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 में अब ध्यान क्या रखना है? गाइज, व्हाट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट चैप्टर नंबर 12 इज, फर्स्ट, इस चैप्टर में से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं. सेकेंड, इंडिकेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थर्ड, वी नीड टू रिमेंबर द सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ द फेजेस, बिकॉज दीज आर दी थ्री ब्रॉड यू कैन से कैटेगरीज जो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट होती है. नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस एंड सी इफ वी कैन आंसर देम.
Question number 1 says, when aggregate economic activity is increasing, economy is said to be in expansion, right? Which of the following is not a variable in the index of leading indicators? It is prime rate. Peaks and troughs of business cycle are known collectively as turning points. The term business cycle refers to fluctuations in aggregate economic activity, which is option B. Which of the following statements is correct? Business cycle occur periodically, although they do not exhibit same regularity. Business cycle have distinct phases of expansion, peak, contraction and trough. Business cycles generally originate in free market economies. All of these. It's all of these. अच्छा, इसमें ये जो C है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्यों? क्योंकि देखो जो सोशलिस्ट है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग के कॉन्सेप्ट से इक्विलिब्रियम को वापस अटेन करेगी और अपना एक्सपेंस इंक्रीज करके गवर्नमेंट स्टेबल सिचुएशन मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल नहीं होगी, लेकिन जितना इफेक्ट वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को करती है उतना सोशलिस्ट को नहीं करेगी. Which of the following is the external cause of business cycle? External cause, war. Which of the following does not occur during an expansion? Expansion के टाइम क्या होता है? सब कुछ इंक्रीज होता है. क्या क्या? एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, इनकम, एवरीथिंग इंक्रीजेस, प्रॉफिट्स इंक्रीजेस, शेयर मार्केट का स्टॉक प्राइसेस इंक्रीजेस. अब यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है कंज्यूमर परचेजेस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज. इट हैपन्स. क्वेश्चंस में बोल रहा है क्या नहीं होगा, तो ये तो नहीं, मतलब ये होता है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस. अगेन एक्सपेंशन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर. Business profits and business confidence tend to increase. Again, a wrong answer. Why? Because question says what does not happen. You cannot overlook this word not. तो इसलिए what is the correct answer? None of these. क्योंकि ये तीनों चीजें होती हैं expansion में. Which of the following is not an example of coincidental indicator? Coincidental indicator का क्या example नहीं है? तीनों चीजें एग्जाम्पल हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर के. तो व्हाट इज नॉट द एग्जाम्पल? नन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना. यस. अकॉर्डिंग टू whom? इट इज अकॉर्डिंग टू हिम. क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा था कि दिस इज नॉट प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिना. इनफैक्ट अभी हमने कॉजेज में पढ़ा था साइकोलॉजिकल कॉजेज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल. द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई. मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज दिस. व्हाट हैपन्स अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो उसका आउटकम पूछा है, रिजल्ट पूछा है, ठीक है. रिजल्ट What will happen? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है. और मनी सप्लाई ज़्यादा कब होती है? जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है या कम? कम. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. फाइन. तो दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बिजनेस साइकिल. ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट.